माई मैं को जोड़ना मंगा बस है मासिफ एपिसोड नंबर 18। सब लोग समरा के फार्म हाउस से निकलते सीधा रहमान विला पहुंचे थे। जैसे ही सब लाउंज में दाखिल हुए तो वर्षा भागकर अपने कमरे में बंद हुई ताकि जल्दी से फ्रेश होकर सबके पास बैठ सके। रहमान साहिब और सैफ तो आते लाउंज में बैठ चुके थे, मगर अजलान, साहिल और साद भी फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। ये सब आते ही अपने कमरों में क्यों घुस गए? वहाँ पर पूल में नहाए थे, फ्रेश तो हो गए थे, मगर सभी अपने अपने कपड़े पहनकर कंफर्टेबल होना चाहते थे, इसलिए आते ही कमरों में घुस गए। सब बच्चों को कमरों में जाता देखकर शहला ने परेशानी से सवाल किया तो रहमान साहिब फौरन बोले, जिस पर शहला ने नफी में सर हिलाया। तभी अजलान, साहिल और साद आते लाउंज में बैठे तो शहला ने इन तीनों को कॉफी पकड़ाई। हाँ भाभी, मुझे याद आया, आपने सुबह चूड़ियों का कहा था ना, तो मैंने बुशरा से बात की थी। वो कह रही थी उसकी भाभी चूड़ियां बेचती है, अगर एतराज ना हो तो इससे खरीद लें, इसका भला हो जाएगा और वो घर भी आ जाएगी, बाजार भी जाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो कोई एतराज नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे घर बुला लिया। कह रही थी 11 बजे आएगी, जब इसका शौहर घर वापस आएगा काम से। हाँ हाँ शहला, कोई मसला नहीं, अच्छा है घर आ जाएगी। कराची के बाज़ारों में तो मैं वैसे भी नहीं फिर सकती। शहला की बात सुनते सादिया फ़ौरन बोली तो शहला ने हाँ में सर हिलाया। तभी बुशरा इनके पास आती खड़ी हुई। बीबी जी, वो मेरी भाभी आ गई हैं, आप कहें तो अंदर बुला लूँ? हाँ हाँ बुलाओ अंदर। बुशरा की बात सुनते शहला फ़ौरन बोली तो बुशरा बाहर को निकली। फिर 2 मिनट के बाद एक औरत के साथ लाउंज में दाखिल हुई। इस औरत के हाथ में एक गठरी मौजूद थी, जिसे वो लाउंज की ज़मीन पर बैठती खोलकर इसमें से मुख्तलिफ किस्मों की चूड़ियाँ दिखाने लगी। शहला की भाभी सादिया को शुरू से ही कांच की चूड़ियों का बहुत शौक था, मगर जब से वो लोग कनाडा शिफ्ट हुए थे इन्हें चूड़ियाँ पहनना नसीब नहीं हुआ था। 2 साल बाद पाकिस्तान आकर सादिया ने अपनी नंद के सामने एक डिमांड रखी थी, जिसे शहला ने फ़ौरन पूरा किया था। शहला और सादिया बैठी बहुत शौक से चूड़ियाँ देख रही थी, जबकि साथ को इन्हें देख देख कर उलझन हो रही थी। डैड, ये क्या खन खन लगी हुई है? मॉम को क्या पसंद है? इनमें सिर्फ शोर होता है। बेटा, तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने यही शोर वाली चूड़ियाँ देकर पटाया था। जी पता है, मॉम अक्सर बताती हैं हमें। साथ की बात सुनते रहमान साहिब फ़ौरन बोले तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर साथ साहिल और अजलान भी उठते सादिया और शहला के पास आते बैठे। मॉम, ये चूड़ियाँ कैसी हैं? बहुत अच्छी है, इसकी कलाई में बहुत सूट करेंगी। किसकी कलाई में? मैं तो आपके लिए देख रहा था। अजलान पिंक रंग की चूड़ियाँ उठाता मुस्कुराता बोला तो शहला ने फ़ौरन जवाब दिया। जबकि अजलान अपनी चोरी पकड़े जाने पर फ़ौरन बोला तो शहला ने हाँ में सर हिलाया। अजलान भाई, आप वर्षा के लिए देख रहे हो? अरे नहीं, वो रंग तो बहुत फीका है, तुम ये सब्ज़ वाली लो, वर्षा के लिए बहुत अच्छी लगेंगी उस पर। और ये लाल वाली लो, ये उस पर बहुत अच्छी लगेंगी। किस पर? साद के सवाल पर सादिया अजलान के हाथ में लाइट पिंक रंग की चूड़ी देखकर फ़ौरन बोली और फिर इसे सब्ज़ और लाल रंग की कांच की चूड़ियों का सेट पकड़ाया तो अजलान ने परेशानी से सवाल दागा, जिस पर सादिया ने अपनी हंसी दबाई। वही जिसका वर्षा ने फार्म हाउस पर जिक्र किया था, मुझे मेरे बेटे ने बताया और मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। ओहो, कोई तो रोक लो। उफ, ये लाली हाय रे, मार डालेगी, कमीना इंसान। चुप कर। सादिया की बात सुनते अजलान ने अपने डार्क ब्राउन बालों में हाथ फेरा तो साहिल ने मुस्कुराते अजलान को छेड़ा, जिस पर अजलान फ़ौरन बोला तो सबने कहका लगाया। तभी वर्षा इनके पीछे आती खड़ी हुई। अच्छा हुआ वर्षा, तुम आ गई, अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले लो, बाद में नहीं कहना मुझे। वर्षा को देखते शहला फ़ौरन बोली और एक बार फिर चूड़ियाँ देखने लगी। जबकि वर्षा को अपनी जगह से ना हिलते देखकर अजलान को किसी गलत चीज़ का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन खड़ा हुआ और फिर इसने रहमान साहब को देखा, जो खुद भी परेशानी से वर्षा को देख रहे थे। तभी समरा रहमान विला के लाउंज में दाखिल हुई तो शहला मुस्कुराती इसके पास आई और इससे मिलने लगी। फिर इसे सादिया से भी मिलवाया। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, मगर वर्षा अपनी ये रिंग फार्म हाउस पर भूल आई थी, मैंने सोचा इसे दे दूँ। कोई बात नहीं, अब आई हो तो चाय पी कर जाना। समरा एक गोल्डन रिंग शहला को पकड़ाती बोली तो शहला ने मुस्कुराते जवाब दिया और इसके हाथ से रिंग पकड़ी तो समरा मुस्कुराती वर्षा के पास आई। वर्षा, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करो, इडियट, रिंग गुम हो जाती तो। समरा मुस्कुराती वर्षा को देखती इसके कंधे पर हाथ रखती बोली तो वर्षा ने इसे यकदम धक्का दिया, जिस पर समरा पीछे को गिरी तो अजलान ने फ़ौरन से आगे बढ़ते इसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। जबकि वर्षा ज़ोर ज़ोर से चीखती इस औरत की सारी चूड़ियाँ तोड़ती इन चूड़ियों पर धमाल डालने लगी। साथ साथ एक मर्द की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से कुछ गाने लगी तो वर्षा को देखते सब लोग हैरान हुए। वर्षा रुको, स्टॉप इट। वर्षा के पैरों के नीचे चूड़ियाँ टूटती गई, मगर वर्षा इन पर धमाल डालती रही। इससे वर्षा के पैरों से खून निकलने लगा तो अजलान आगे बढ़ता बोला और फिर इसने वर्षा का बाजू पकड़ते इसे रोकना चाहा तो वर्षा ने इसे किसी फुटबॉल की तरह उठाकर दूर फेंका। जबकि वर्षा में इतनी ताकत आता देखकर घर के सब अफराद हैरान हुए। अजलान, तुम ठीक हो? अजलान दूर जाते दीवार से टकराया तो समरा भागकर इसके पास आती बोली, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया। रहमान साहिब और साहब भी इनके पास पहुंचे और फिर इन्होंने अजलान को सहारा देते उठाया। दीवार में लगने की वजह से अजलान के मुंह से खून बहने लगा था, जबकि साद और साहिल अभी तक वर्षा को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अजलान के मुंह से खून निकलता देखकर समरा भागकर टिश्यू लाती इसके मुंह पर रख गई।
तभी साहिल आगे बढ़ता वर्षा का हाथ पकड़ गया ताकि इसे रोक सके। इससे पहले कि साहिल इसे रोकता, वर्षा ने फौरन इसकी गर्दन को दबोचा तो साहिल बुरी तरह खांसने लगा। जबकि साहिल को इस हालत में देखते सादिया चीखें मारकर रोने लगी तो समरा भागकर आगे आई। फिर समरा और साद ने मिलकर साहिल को वर्षा से दूर किया तो शहला ने भागकर साहिल को पानी पिलाया। जबकि समरा और साद दोनों वर्षा को बाजू से दबोचते कमरे की तरफ ले जाते इसे शहला और रहमान साहब के कमरे में बंद कर गए। फिर समरा फौरन से साहिल के पास आई। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगा था मेरा आखिरी टाइम आ गया है। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? समरा के सवाल पर साहिल फौरन बोला और फिर सवाल कर गया तो रहमान साहब और शहला ने इन्हें सारी स्टोरी बताई। तो रहमान भाई, आपने इसका कोई हल नहीं निकाला? निकाला है मामू, सुबह मौलवी साहब के पास जाना है हमें। सैफ, तुम टिकटें कैंसिल करवा दो, हमारा यहाँ होना ज़रूरी है। सैफ के सवाल पर अजलान फ़ौरन बोला तो शैला की माँ ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर सैफ ने हाँ में सर हिलाया। नहीं नहीं अम्मी, भाई के बिजनेस का मसला हो जाएगा, वर्षा ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। नहीं शैला, हमारा कनाडा से ज़्यादा यहाँ होना ज़रूरी है, मैं अपना काम कुछ दिन यहाँ से कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। शैला की बात सुनते सैफ फ़ौरन बोला तो शैला ने हाँ में सर हिलाया। तभी अजलान का फ़ोन बजा जिसे साद ने रिसीव करते स्पीकर पर डाल दिया। कैसे हो अबार आशिक? भाई तू क्या भाई तू छोड़ ये सब, ये बता अपनी मशूका से मिलकर कैसा लग रहा है? फ़ोन रिसीव होते ही अफान फ़ौरन बोला तो अजलान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अभी अजलान बोला ही था कि समरा ने अजलान के मुंह पर हाथ रखते इसकी ज़बान बंद करवाई। जबकि अजलान को बात पूरा ना करते देखकर अफान दोबारा बोला तो लाउंज में खड़े सब लोगों ने सवाए समरा की अपनी हंसी दबाई। जबकि समरा को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। हाँ भाई, अब तू क्यों बोलेगा, आखिर अपनी जाने मन से जो मिलकर आ रहा है। खैर ये बता मेरी जान कैसी है? अफान का सवाल सुनते समरा ने अपनी जेब से फ़ोन निकालते इस पर कुछ टाइप किया और मोबाइल अजलान के सामने किया तो अजलान ने मैसेज पढ़ते नफ़ी में सर हिलाया। अजलान, तू सुन भी रहा है या नहीं? मैंने पूछा मेरी। भाई तू स्पीकर पर है और सब तेरी बातें सुन रहे हैं। अभी अफान बोल ही रहा था कि अजलान समरा का हाथ अपने मुंह से हटाते बोला तो अफान की चलती ज़बान को ब्रेक लगी। फिर अजलान ने आगे बढ़ते फ़ोन उठाना चाहा तो समरा के इशारा करने पर साद ने फ़ोन उठाते समरा को कैच करवाया। समरा के हाथ में फ़ोन देखते अजलान ने बेचारगी से मुंह बनाते मोबाइल मांगा तो समरा ने नफ़ी में सर हिलाते फ़ोन स्पीकर से हटाते कान को लगाया। भाई मुझे क्या पता था मैं स्पीकर पर हूँ, अब तूने ये स्पीकर से हटा दिया है ना? अजलान को कहना फ्री होकर कॉल करे मुझे। अफान की बात सुनते समरा ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया जिस पर अफान फ़ौरन से बोलता कॉल काट गया। वो ISI का एजेंट था, कैसे अपनी यार की आदत को ना पहचानता जिसने ज़िंदगी में कभी से यकलफ्ज़ी जवाब दिया नहीं था। कॉल काटते ही समरा ने अजलान को देखा जो टिश्यू से अपना होंठ साफ करते यूँ जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजलान, तुम समरा को ऊपर छत पर ले जाओ, हवा अच्छी चल रही है, मैं चाय भिजवाती हूँ साद और साहिल के साथ। नहीं आंटी, मैं अब चलती हूँ। मगर बेटा चाय तो पी लो। नहीं आंटी, फिर कभी। समरा को मुसलसल अजलान की तरफ घूरते देखकर शहला फ़ौरन बोली तो समरा ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर शहला फ़ौरन बोली तो समरा ने एक बार फिर मना किया और बैग उठाती बाहर की जानिब बढ़ते बढ़ते रुकी और फिर रहमान साहब की तरफ मुतवज्जा हुई। बाबा, कल मैं भी वर्षा और अजलान के साथ मौलवी साहब के पास जाऊँगी। मगर बेटा आप वहाँ क्या करोगी? अजलान और अफान ले जाएंगे उसे। बाबा प्लीज़ मुझे मना मत करें, मैं साथ जाना चाहती हूँ और मुझे मौलवी साहब से कुछ सवालात भी करने हैं, मैं वो भी पूछ लूँगी। समरा की बात सुनते रहमान साहब फ़ौरन बोले तो समरा ने मिन्नत भरे अंदाज में जवाब दिया। जबकि समरा के मुंह से रहमान साहब के लिए बाबा सुनकर जहाँ सब लोग हैरान थे वहीं अजलान का दिल कर रहा था कि वो भंगड़े डाले, मगर अपनी फीलिंग्स पर काबू रखते खामोश रहा। ठीक है, तुम चली जाना, सुबह 10 बजे ये लोग निकलेंगे। जी बाबा। सैम बेटा बात सुनो। रहमान साहब के मुस्कुराकर हामी बढ़ने पर समरा हाँ में सर हिलाती बोली और जाने के लिए मुड़ी तो शहला फ़ौरन बोली, जिस पर समरा इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। बेटा मैं और रहमान साहब अलग नहीं, एक ही हैं। अगर तुम इन्हें बाबा कह सकती हो तो मुझे मम्मा कहने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए तुम्हें। जी मॉम, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। शहला की बात सुनते समरा ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर मूर्ति वहाँ से निकलती चली गई। जबकि पीछे अजलान ने बाकायदा भंगड़े डाले जिस पर सब लोग हंसने लगे। समरा रहमान विला से निकलती सीधी अपने घर में आई, मगर बहुत से सवालात इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और वो इन सब सवालों का जवाब चाहती थी। फिर समरा इसी परेशानी में लेटती आंखें बंद कर गई और जल्द नींद की वादियों में उतर गई। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और सभी लोग रहमान विला से बाहर खड़ी समरा की गाड़ी के पास खड़े थे। अफान भी पहुंच चुका था। रहमत अली और दिलावर मिलकर गाड़ी में सामान रख रहे थे क्योंकि मौलवी साहब को मिलने जाने वाले लोग अब 4 दिन बाद ही लौटने वाले थे। वजह मौलवी साहब का नवाबशाह में होना था। सब लोग इन्हें बहुत खुश दिली से भेज रहे थे जबकि साद का मुंह बना हुआ था
क्योंकि साद इनके साथ नहीं जा रहा था। इसे कराची में रहकर साहब के साथ बिजनेस देखना था, जबकि साहिल, अफान, अजलान, वर्षा और समरा के साथ नवाबशाह जा रहा था। सब लोग बाहर गाड़ी के पास खड़े थे। इंतजार था तो बस वर्षा महारानी का, जिसकी अभी तक तैयारी खत्म नहीं हुई थी। वैसे तो अभी तक समरा भी बाहर नहीं आई थी, मगर इसका सब सामान गाड़ी में पहुंच चुका था। अभी सब लोग बाहर खड़े इंतजार कर ही रहे थे कि रिफत ने एक लाल रंग का बैग लाते अजलान को पकड़ाया। अजलान सर, ये मैम के खाने का बैग है, इसे एहतियात से रखिएगा, गिरे ना। तुम्हारी मैम को हम 4 दिन भूखा तो नहीं मारने वाले थे जो वो अपना खाना साथ ले जा रही हैं। और तुम्हारी मैम हैं कहाँ, कितना और वेट करवाएंगी? सर, वो मैम डाइट करती है तो ये इनका डाइट वाला खाना है, और इंतज़ार की तो आदत डाल लें, ये तो आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा जब भी कहीं जाएंगे तो। रिफ़त की बात सुनते अजलान मुंह बनाता बोला तो रिफ़त ने हंसी तबाते जवाब दिया, जबकि रिफ़त का जवाब सुनते साहिल, साद और अफान ने कहका लगाया। क्या है तुम लोगों को, चुप करके बैठो और तुम ज़्यादा खी ना करो, जाकर अपनी मैम को बुलाओ, कहो हमें देर हो रही है, अगर वो 2 मिनट में नहीं आई तो हम इसे छोड़ जाएंगे, फिर खुद ही पीछे आती रहे। किसे छोड़ जाओगे तुम? मैंने ठीक से सुना नहीं। ये रिफ़त को बहुत सवाल जवाब करती है, इसे छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा है। अजलान अभी बोल ही रहा था कि सम्राती इसके पीछे खड़ी हुई, फिर इसकी बात सुनते फ़ौरन बोली तो अजलान ने डरते डरते जवाब दिया, जिस पर सब ने अपनी हंसी दबाई। बैग गाड़ी में रखो। भाई, अभी तेरी शादी हुई नहीं तो तू इससे इतना डर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? मुझे लगता है इसके पैरों में ही बैठ जाएगा। कोई डरता वरता नहीं हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। समरा अपनी बात करती जाती शहला और रहमान साहब के पास खड़ी हुई, जबकि अफान अजलान की तरफ देखता बोला तो साद और साहिल ने कहका लगाया। फिर अजलान गुस्से से बोला तो इन तीनों ने अपनी हंसी दबाई। तभी वर्षा रहमान विला से बाहर निकली। बाबा, मैं आ गई, देखो आज हम दोनों की ट्विनिंग हो गई है। वर्षा अपनी बात करती समरा को देखते चहकते बोली तो समरा हल्का सा मुस्कुराई। इन दोनों ने ही ब्लैक फ्लैपर के ऊपर वाइट टॉप पहन रखी थी। दोनों ने ही बालों को खुला छोड़ा था और पैरों में ब्लैक शूज़ पहन रखे थे। फ़र्क बस इतना था कि वर्षा ने सर पर बड़ी हैट पहनकर इस पर ग्लासेस टिकाई थी, जबकि समरा ने ब्लैक हैंडबैग हाथ में पकड़ा था और ग्लासेस बालों में सर के ऊपर अटकाए थे। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। इन दोनों को देखते अफान और अजलान तो पलके झपकाना ही भूल चुके थे। अफान, अजलान और साहिल ने भी ट्विनिंग की थी। इन तीनों ने नीली जीन्स के ऊपर काली टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में काले जॉगर्स मौजूद थे। वर्षा के बाहर आने पर सब लोग इन पांचों से मिले और फिर वो पांचों आते गाड़ी में बैठे और वहां से निकलते चले गए। वो लोग कराची से नवाबशाह समरा के सुरंटों में जा रहे थे और पांचों में ही इस सफ़र पर जाने के लिए बहुत खुश थे, मगर वो पांचों इस बात से अनजान थे कि ये सफ़र शुरू तो इन्होंने इकट्ठा और बहुत खुशी खुशी किया था, मगर इस सफ़र का इख्तिताम इंतहाई बुरा और खौफनाक होने वाला है। कराची से नवाबशाह का रास्ता 5 घंटों का था। वो लोग सुबह 10:30 पर निकले थे और इस वक्त 12 बज रहे थे। अजलान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि इसके साथ अगली सीट पर अफान बैठा था। अजलान की पिछली सीट पर समरा बैठी थी, इसके साथ वर्षा बैठी इससे बातें करने में मसरूफ़ थी, जबकि साहिल वर्षा के साथ बैठा वर्षा की बेतुकी बातों को सुनता हंस रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद अजलान ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी तो सब लोग गाड़ी से बाहर निकले। भैया, मुझे भूख लगी है, चलो नाश्ता करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद जैसे ही अजलान ने गाड़ी साइड पर की तो वर्षा भाग कर जाती अजलान के पास गाड़ी की खिड़की पर खड़ी होती बोली। नज़र इसकी सामने बने मैकडॉनल्ड्स पर थी। वर्षा की अचानक आवाज़ सुनते अजलान बुरी तरह कांपा तो वर्षा ने कहका लगाया। तभी अफान, समरा और साहिल भी इनके पास है। मेरा बच्चा, मम्मा ने नाश्ता देकर भेजा है, इधर मत देखो, मम्मा वाला नाश्ता करते हैं, आ जाओ। क्या भैया, मम्मा ने नाश्ता क्यों दिया? हम भूखे थोड़ी रहते, अल्लाह करे सारा नाश्ता ख़राब हो गया हो, मज़ा आ जाए। अजलान की बात सुनते वर्षा मुंह बनाती बोली तो सब लोग हंसने लगे। फिर अफान और अजलान ने नाश्ते के बैग्स निकाले और पास पड़े टेबल पर रखे तो वर्षा ने फ़ौरन से आगे बढ़ते बैग खोला। फिर इसमें से लंच बॉक्स निकालते ढक्कन खोला तो एक अजीब सी बू सूंघते इन सब ने ही मुंह बनाया। वर्षा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है क्योंकि ये नाश्ता तो ख़राब हो चुका है। अफान की बात सुनते वर्षा ने शोर मचाया तो अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया। तभी समरा ने अपने खाने का बैग खोला तो इसमें से भी अजीब सी बू आई। वर्षा, एटलीस्ट मेरा खाना तो बख्श देती, मैं तुम्हारा ये मैकडॉनल्ड्स नहीं खा सकती। ओहो, कुछ नहीं होता, अभी खा लो। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी वैसे भी भूख नहीं क्योंकि मैं सुबह अपना नाश्ता करके निकली थी। समरा की बात सुनते वर्षा फ़ौरन बोली तो समरा ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने मुंह बनाया तो समरा हल्का सा मुस्कुराई। तुम लोग जाकर खा लो, अगर मेरे साथ खाने का सोचोगे तो भूखे मर जाओगे। मेरा भी मूड नहीं है खाने का, तुम लोग खा लो। ठीक है, फिर हम लेकर आते हैं, तुम भैया के साथ यहीं रुको। समरा की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर समरा ने हाँ में सर हिलाया। फिर अफान, साहिल और वर्षा मैकडॉनल्ड्स चले गए, जबकि अजलान और समरा दोनों बैग्स वापस गाड़ी में रखते कुर्सियों पर बैठे। अच्छी लग रही हो। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ, कोई नई बात करो। अजलान की बात सुनते समरा इस एटीट्यूड से बोली कि अजलान की हंसी छूट गई। फिर कुछ देर बाद वर्षा, अफान और साहिल वापस आए तो वो लोग एक बार फिर नवाबशाह की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग सिखात नामी गांव में दाखिल हुए तो समरा को शदीद भूख का एहसास हुआ।
अज़लान प्लीज़ कहीं गाड़ी रोको, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। नवाब शाह पहुंचने में इन्हें अभी भी 2 घंटे लगने थे। ये बात सोचते समरा फ़ौरन अज़लान से बोली तो अज़लान ने हाँ में सर हिलाया। फिर करीबी एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी तो सब लोग गाड़ी से बाहर निकले। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। ढाबे पर बैठे लोगों को समरा और वर्षा की तरफ देखते अफान ने ढाबे के अंदर एक साइड पर कुर्सियां लगवाईं और फिर इन सबको लेता अंदर की जानिब बढ़ा। जैसे ही सब लोग टेबल पर पहुंचे तो अफान के इशारा करने पर वर्षा और समरा दीवार के पास वाली कुर्सियों पर बैठी, जबकि अज़लान, अफान और साहिल इनके सामने वाली कुर्सियों पर बैठे। अफान ने कुर्सियां इस तरीके से लगवाई थी कि अज़लान, अफान और साहिल के बैठने पर समरा और वर्षा इन तीनों के पीछे बिल्कुल छुप सी गई। गांव का माहौल देखते ही समरा और वर्षा ने अपनी अपनी टॉप्स के ऊपर ब्लैक स्कार्फ कंधे पर डालते खुद को कवर कर लिया था। वो पांचों जैसे ही बैठे तो एक 15-16 साल का लड़का आता इनके पास खड़ा हुआ। बोलो साहिब, क्या लाऊं आपके लिए? क्या क्या है खाने में? आलू मटर, चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव, भिंडी, घिया, चना दाल और रोटी। इस लड़के की बात सुनते अज़लान ने सवाल किया तो इस लड़के ने किसी रट्टू तोते की तरह सारी डिशेस उंगलियों पर गिनकर बताई तो साहिल, वर्षा और समरा मुस्कुराने लगे। हाँ भाई बताओ क्या खाना है? इसने जितनी डिशेस बताई हैं मुझे तो इनके नाम भी याद नहीं हुए। यार तुम एक काम करो, भिंडी और घिया छोड़कर सबकी एक एक प्लेट ले आओ। अज़लान के सवाल पर साहिल हंसता बोला तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वो लड़का हाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया। मगर सैम, तुम तो डाइट पर हो, तुम ये सब कैसे खाओगी? वर्षा, मुझे इस वक्त जितनी भूख लगी है मैं पूरा बकरा खा सकती हूँ और डाइट में नवाबशाह जाकर कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो। खुद तो तुम बर्गर भी खा चुकी हो, इस बेचारी को ये भी खाने नहीं दे रही, जालिम दोस्त। वर्षा के सवाल पर समरा फ़ौरन बोली तो साहिल ने हंसते जवाब दिया। तभी वो लड़का खाना ले आए जिसे इन सब ने मिलकर खाया। फिर बिल देते बाहर निकले। गाड़ी के पास पहुंचकर साहिल और वर्षा सामने का व्यू देखते तस्वीरें बनवाने लगे, जबकि अफान और अज़लान गाड़ी से टेक लगाकर खड़े हुए तो सम्राट इन दोनों के बीच में खड़ी हुई। मैंने सुना था लड़कियों को तस्वीरें बनाने का बहुत शौक होता है, क्या तुम्हें तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं है? मुझे भी बहुत शौक था पहले, मैं भी बहुत पिक्चर्स बनाती थी। फिर मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मेरे सब शौक बदल गए। मेरा लोगों पर से एतबार उठ गया और बस मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। मुझे लोगों से और ख़ुद से नफ़रत होने लगी। मेरे सब रिश्तेदार इसे मेरा एटीट्यूड समझते रहे और मैंने कभी इनकी तस्वीर नहीं की। इवन वो मुझे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बोलने लगे, जो कभी किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी करती है। मुझे इस वक्त ये बात किसी नेज़े की तरह लगती थी, मगर अब अगर मैं वो बात सोचती हूँ तो कहती हूँ सही कहते थे सब लोग। मैं वाकई ही में एक बिगड़ी हुई औलाद हूँ जो सिर्फ अपनी करती है और कभी किसी की नहीं सुनती। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे शौक ही बदल गए? अफान के सवाल पर समरा फ़ौरन बोली तो अज़लान ने परेशानी सवाल किया, जिस पर समरा ने एक गहरा सांस दिया। फिर वर्षा को देखती हल्का सा मुस्कुराई। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और इस बेवकूफ़ी को करने से मेरे सब दोस्तों ने मुझे रोका था, मगर मैंने किसी की एक नहीं सुनी और वो बेवकूफ़ी कर ली। मगर जब इस बेवकूफ़ी ने अपने रंग दिखाए तो मेरा ज़िंदगी से दिल उठ गया। मैंने ख़ुद को और अपने वालिदैन को बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई। ढीठ और ज़िद्दी तो मैं हमेशा से थी, फ़र्क बस इतना था कि इस बेवकूफ़ी से पहले अगर मुझे कोई किसी काम से रोकता था तो मैं इसे अपने तरीके से करके देखती थी, सबसे छुप कर। फिर इसका नफ़ा नुकसान खुद ही बर्दाश्त करती थी। मगर इस बेवकूफ़ी के बाद मैं सब कुछ बिना डरे खुले आम करती थी और हर चीज़ का नफ़ा नुकसान मेरे साथ मेरे इर्द गिर्द के लोग भी भुगतते थे। तुम्हें पता है मेरी मम्मा जब भी मुझे डांटती हैं इनका एक जुमला लाजमी होता है जिसे वो दोहराना नहीं भूलती कि तुमने हमेशा हमें तंग किया, रहम खाओ हम पर, बाज आ जाओ। मगर मैं कभी बाज नहीं आती। वो दोनों मेरी वजह से रोए ना, परेशान ना हो, इसीलिए मैं यूँ अकेली कराची शिफ्ट हो गई। मगर वो हर बार ऐसा क्यों कहती हैं? आखिर किया क्या है तुमने? तुम जिस गाड़ी से टेक लगाए खड़े हो, मैंने गुस्से में इसी गाड़ी के दरवाजे में अपना हाथ रखते दूसरे हाथ से इस कदर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। जब डैड मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे हाथ की ना सिर्फ हड्डी टूटी है बल्कि हाथ के अंदर से गोश्त भी फट गया है। अगर मज़ीद ज़ोर से इस हाथ पर गाड़ी का दरवाज़ा लगता तो मेरे हाथ की सारी नसें डैमेज हो जाती, जिसका मतलब ये था कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए एक हाथ से माजूर हो जाती। समरा की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अज़लान ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि समरा मुसलसल सामने खड़े साहिल और वर्षा को देख रही थी। यही नहीं, मैंने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। मैंने कई बार स्लीपिंग पिल्स लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और कई बार अपने हाथों की नसें काटी हैं, मगर हर बार कोई ना कोई आकर मुझे वक्त से पहले हॉस्पिटल ले जाता था और मैं हमेशा बच जाती थी। मैं गलत चीज़ों की आदी बनती जा रही थी और इन गलत चीज़ों में सबसे पहला था मेरा गुस्सा, और इस गुस्से में मैं खुद को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटती थी। फिर मुझसे मेरी एक दोस्त ने वादा लिया कि मैं कभी भी अपने आप को
नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैंने इससे वादा कर लिया। मगर इस वादे को निभा ना सकी। इस वादे को करने के बाद जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने ना अपना हाथ काटा ना स्लीपिंग पिल्स ली। इस वक्त मेरे घर में एक फंक्शन था और मेरे घर में बर्फ़ की बड़ी बड़ी स्लैब लाकर रखी गई थी ताकि इनको तोड़कर इस्तेमाल किया जा सके। वो सब एक कमरे में रखी गई थी और मैं बिना किसी को बताए इस कमरे में पहुंच गई और वहाँ पड़ी एक स्लैब पर खड़ी हो गई। मैं तब तक इस स्लैब पर खड़ी रही जब तक मैं बेहोश ना हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे 2 दिन बाद होश आया था क्योंकि इस बर्फ़ की स्लैब ने मेरे पूरे जिस्म को ना सिर्फ सुन्न किया था बल्कि मेरे पाँव की नसों को जमा दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे पाँव को हीट देकर मेरे पाँव बचाए थे और मुझे 24 घंटे एक गर्म कमरे में रखा गया था ताकि मेरे सेंसेस और दिमाग काम करना शुरू कर दे। जब होश आया तो मेरी दोस्त ने मुझे ये नेकलेस पहनाकर अपने वादे से बांध दिया और कहा कि अब की बार अगर वादा टूटा तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसकी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने ये वादा खुद से बांध लिया। आज भी जब गुस्सा आता है तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। इस बात का सबूत तुम दोनों देख चुके हो, मगर मैं अपने सेंसेस इतने काबू में रखती हूँ कि अपना वादा नहीं तोड़ती। समरा की बात सुनते अजलान ने एक गहरा सांस लिया तो इरफान ने समरा को की तरफ देखा। क्या ये सब करते तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि अगर तुम मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे अल्लाह के पास जाकर उन्हें बताना है कि उनकी बनाई गई ये मखलूक बहुत जालिम है। मैं जेल आई हूँ उनके बनाए गए बंदों को, अब बस उनकी रहमत के साए तले सुकून चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है खुदकुशी करने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा? अफ़ान के सवाल पर समरा फ़ौरन बोली तो अफ़ान ने एक और सवाल किया। अगर इतना दुख सहने के बाद भी मुझे सुकून ना मिले तो ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? तुम्हारे सवाल का बस मेरे पास एक ही जवाब है कि अगर मुझे अपनी मैयत का आखिरी दीदार नसीब हुआ तो मैं अपना माथा चूम कर कहूँगी, मुबारक हो, आज तुम इस मुनाफिक बस्ती और नाम नहाद रिश्तों के हाथों दी हुई अजियतों से निजात पा गई। समरा की बात सुनते अफ़ान ने गुस्से से सवाल किया तो समरा ने फ़ौरन जवाब दिया, मगर जवाब ऐसा दिया कि वो गुस्से से भरे अफ़ान सिद्दीकी का मुंह बंद करवा गया। समरा के दिए गए जवाब में छुपी गहराई को महसूस करते अफ़ान तो कुछ बोल ही ना सका, जबकि जवाब देते समरा की आंखों में मौजूद नमी और आवाज़ में मौजूद कपकपाहट को देखते साथ खड़ा अजलान गर्म अंगारों पर लौटने लगा। अपनी आंखों में आंसू आता देखकर समरा फ़ौरन से अपनी साइड पर जाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलती अंदर बैठी तो अफ़ान ने वर्षा और साहिल को आवाज़ दी, जिस पर वो दोनों भी फ़ौरन आते गाड़ी में बैठे और इनकी गाड़ी एक बार फिर नवाब शाह की तरफ चल पड़ी। मगर अब की बार रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा। शाम के 4 बजे वो लोग नवाब शाह की हदूद में दाखिल हुए और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अपने होटल पहुंचे तो समरा बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब भी अपने अपने कमरों में आ गए।